हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का दिन बहुत खास है। आज हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 10वीं का विज्ञान आरंभ करने जा रहे हैं। पहली बार इस पूरे आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आपका साइंस स्टार्ट होने जा रहा है कक्षा 10वीं का। और कक्षा 10वीं के सारे बच्चों का तहे दिल से हम आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान समझिएगा। चूंकि हमारा एग्जाम अब क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है। और आप धीरे धीरे एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जाम में भौतिकी में जो सबसे कठिन जो लगता है बच्चों को, वह होता है उसका न्यूमेरिकल पार्ट। उसका जो गणितीय हिस्सा है, जिसमें प्रश्न आपको क्या करने होते हैं, हल निकालने होते हैं, मैथमेटिकल टर्म यूज करने होते हैं। उसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहते हैं। वह बच्चों के लिए सबसे ज्यादा टफ पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि पूरे विज्ञान में जहां पे भी ऐसा हो, जिस भी अध्याय में ऐसा दिख रहा हो, वो चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे आपका फिजिक्स का हो, मतलब भौतिकी का हो, चाहे रसायन का हो, चाहे आपका क्या हो, जीव विज्ञान का हो, तीनों में से कोई भी ऐसा जहां भी दिखाई देगा, जहां लगेगा कि नहीं, हमारे बच्चों को करने में क्या होगा, समस्या होगा, उन प्रश्नों को उस अध्याय के आधार पे हम हल ज्ञात करने के क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए। अब आपकी जो परीक्षा है वो नजदीक आने वाली है। आपका कहीं ना कहीं जो मेन जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका क्या हो रहा है, अब नजदीक आ रहा है। दैट मीन्स कि मंजिल अब आपके बहुत क्या हो रही है, करीब आ रही है। तो करीब मंजिल आने के लिए आपकी तैयारी भी क्या होनी चाहिए, जोरों शोरों से होनी चाहिए। तो एक पूरे जज्बे के साथ, एक पूरे हौसले के साथ चलिए मिलजुल के आज आरंभ करते हैं आपका विज्ञान में सबसे पहले भौतिकी का पहला अध्याय, और वो है अध्याय नंबर 9 बुक के आधार पे। और अध्याय नंबर 9 जो हमारा है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन नामक अध्याय का हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए अपने मंजिल के लिए तैयार हो जाइए। और कोई भी अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो उसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। तो इसी के लिए एक हम छोटा सा कोट लेते हैं। कोट क्या कहता है भाई, जब मंजिल करीब हो तो, क्या कह रहा है कोट, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना चाहिए। ध्यान रखना है कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना चाहिए। जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। हमेशा ध्यान रखिए, जितना अधिक पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, आपकी जीत उतना ही ज्यादा क्या होगी, निश्चित हो जाएगी। और किसके लिए, आपके मंजिल के लिए। तो मंजिल की प्राप्ति करने के लिए लगातार पढ़ाई करते रहो, और आपकी मंजिल बड़ी सरलता से आपको क्या होगी, मिल जाएगी। और बड़ी सरलता से आपको जीत भी क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। तो चलिए अब आरंभ करते हैं और देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में न्यूमेरिकल पार्ट कितने भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो चलें अब हम आरंभ करते हैं। और इसमें हम देखते हैं बेटा कि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए आप। हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जितने भी हैं, यह हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं, तीन भागों में। मतलब तीन मुख्य आधार हैं जिनसे संबंधित हमें न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या करना है, हल करना है। अब तीनों में कौन कौन सा है सर, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें भाग आता है, वह आता है आपका गोली दर्पण से संबंधित। किससे संबंधित आएगा, तो याद रखना, पहला इसमें जो हमारा भाग आएगा वो आएगा गोली दर्पण से संबंधित। गोली दर्पण का मतलब क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में। और जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ गोली दर्पण मुख्य रूप से अपने परावर्तक पृष्ठ के आधार पे दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। तो कौन कौन से दो भाग हैं, थोड़ा समझते हैं हम इसको। तो एक है आपका अवतल दर्पण, तो दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। कौन कौन से आ गए यहाँ पे, तो यहाँ आपके दो आ गए। एक आ गया अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा आ गया उत्तल दर्पण।
अब किसे अवतल दर्पण कहते हैं तो हम ये भी समझेंगे। अवतल दर्पण का मतलब हो गया कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और उत्तल का मतलब हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हमने कहा कि गोले दर्पण मुख्य रूप से दो भागों में बटे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और इसके बिहाफ पे हमारे कुछ यहाँ पे आंकिक प्रश्न आपको करने होंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होंगे। कैसा होता है अवतल दर्पण, तो थोड़ा यहाँ समझते हैं बाबू। देखिएगा, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से। और इसके बाहर क्या लगी होगी, तो इसके बाहर हमारी लगी होगी कलई, कुछ इस प्रकार से कलई बाहर लगी। अब यह इस पे प्रकाश से किरणें पड़ेंगी, तो इस वाले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और उत्तल में क्या होता है भाई, तो उत्तल में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ क्या होता है, दिखाई देता है, या फैला, बाहर की तरफ फैला होता है, कुछ इस प्रकार से। और इसमें परावर्तक पृष्ठ हमारा किधर से होता है, किधर से होता है, बाहर से, और कलई किधर लगी होती है, तो अंदर की। तो कहते हैं कि अवतल दर्पण में जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ दबा होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, इन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा आएगा क्वेश्चनों का, वह आएगा आपका गोले दर्पण से संबंधित, और उसमें प्रश्न अवतल तथा उत्तल दोनों से पूछे जाएंगे। तो पहला तो हमारा हो गया यहाँ पे अवतल दर्पण के आधार पे, और दूसरा उत्तल दर्पण के आधार पे, मतलब हम बात कर रहे हैं गोले दर्पण से संबंधित। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे अपवर्तनांक से संबंधित। किससे संबंधित बात करेंगे बेटा, अपवर्तनांक। तो क्या है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक में हम बात करते हैं जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यह अपवर्तनांक जो हमारा होता है, यह अपवर्तनांक के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक होगा वो कहा जाता है कि किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो हम इस अपवर्तनांक के बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और अपवर्तनांक हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक कहते हैं उसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है जी। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में जब हम पढ़ने जाते हैं तो यहाँ कहते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा nm इक्वल टू सी बाई भी। nm इक्वल टू सी बाई भी, क्या इसका मतलब हुआ भाई, m मतलब मीडियम, ठीक। तो माध्यम का अपवर्तनांक c क्या है, तो c होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये तो हो गई निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात। अपवर्तनांक क्या है भाई, तो अपवर्तनांक के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, हमने कहा कि मान लीजिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल आपका 1 है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v1 है, दूसरे में क्या है, v2। दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर आता है, अनुपात के बराबर आता है। हमने यहाँ से पढ़ा, और यहाँ से एक चीज हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई, तो वह हमने सीखा है कि n21 बराबर होता है 1/n12 के। यह भी चीज आपने यहाँ पे क्या किया है, सीखा हुआ है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक
एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम कुछ समझते हैं। तो यह हुआ अपवर्तनांक से संबंधित। और तीसरा जो इसका मुख्य भाग है वह हमारा क्या है भाई, थोड़ा उसके बारे में समझिए आप। तो तीसरा हमारा है गोली लेंस। क्या है तीसरा आपका? तो गोली लेंस। क्या कहलाता है गोली लेंस, थोड़ा समझिए। गोली लेंस, गोली लेंस को हम स्फेरिकल लेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे इसको? स्फेरिकल लेंस से जानते हैं हम, ठीक। और यह स्फेरिकल लेंस जो हमारे होते हैं यह भी दो भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन सा है? तो मैं थोड़ा नीचे लेके क्या करता हूँ, इसको दो भागों में बटे हैं। अब इसको देखिएगा, पहला भाग, पहला जो है इसमें वह है उत्तल लेंस और दूसरा है हमारा अवतल लेंस। तो पहला कौन सा लेंस हो गया आपका? पहला हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है? तो लेंसों में आपके दो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें अपवर्तक पृष्ठ, दोनों अपवर्तक पृष्ठ बाहर के, या एक ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग उभरा हुआ तथा किनारों पर क्या हो, पतला, कुछ इस प्रकार से। देखिए यह जो बना यह हमारा उत्तल लेंस, और अवतल लेंस में कहते हैं कि किनारों पे चौड़ा और बीच में दबा हुआ या पतला हो, कुछ ऐसे। कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी, समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से हम लेंसों को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि न्यूमेरिकल पार्ट चैप्टर नंबर 9 का तीन भागों में विभक्त है। पहला है आपका यहाँ पे गोली दर्पण से संबंधित प्रश्न आएंगे, दूसरा अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न है, और तीसरा जो है वह आपका गोली लेंस से संबंधित है। इसमें सबसे मुख्य जो है वह गोली दर्पण और गोली लेंस है, और इसके प्रश्न छोटे मोटे आते हैं लेकिन आते जरूर है, ठीक है जी। तो यही तीन भागों में यह पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारा क्या है, कंप्लीट है, और इसी के आधार पर हम इसका न्यूमेरिकल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे नोट करिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में गोली दर्पण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियो लेक्चर में अपवर्तनांक से संबंधित कुछ प्रश्न उठाएंगे, और फिर उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, गोली लेंस से संबंधित प्रश्न उठाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि 3 या अधिकतम 4 वीडियो में आपको यह प्रकाश से परावर्तन संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल हल करा दिए जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं कि आपका गोली दर्पण से संबंधित कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनका प्रयोग करके हम आने वाले प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो नोट करिए। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि गोली दर्पण में ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जिसका हम प्रयोग करके गोली दर्पण से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न है उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, गोली दर्पण से संबंधित। गोली दर्पण, और गोली दर्पण दो प्रकार के, कौन कौन सा? एक अवतल तो दूसरा उत्तल। तो जो भी हम फार्मूले यहाँ पे लेंगे वो फार्मूले अवतल और उत्तल दोनों के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा फार्मूला आता है वह आता है कि अवतल या उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। अब गोली दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या या अवतल या उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, या आर बराबर होता है 2 गुणे एफ। एफ क्या है भाई? तो एफ हमारी है फोकस दूरी, जहां जहां एफ कौन सी दूरी है, फोकस दूरी। एफ हमारी फोकस दूरी है। तो यहां से हमको एक फार्मूला प्राप्त हो गया कि वक्रता त्रिज्या आर बराबर हो गया 2 गुणे एफ। अब यहीं से हम चाहें
दूसरा कि हम निकालना चाह रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। कौन सी दूरी बेटा? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एफ का मान निकालना चाह रहा है, तो एफ बराबर हो जाएगा r/2। तो r यहाँ पे क्या है? तो r वक्रता त्रिज्या, जहां r वक्रता त्रिज्या है। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब तीसरा इसमें आता है जो फॉर्मूला, वो क्या कहता है भाई? थर्ड नंबर देखिए, तीसरा कहता है कि दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यह हमारा होता है दर्पण सूत्र। अब इसमें VUF क्या है? जहां U है ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी। अभी मैं आपको समझाता हूं क्या है बिंब की दूरी। V क्या है? तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और F के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है? फोकस दूरी। तो यह हो गया हमारा फोकस दूरी। तो पहला हो गया वक्रता त्रिज्या, दूसरा हो गया आपका फोकस दूरी, और तीसरा हो गया दर्पण सूत्र। चौथा जो इसमें प्रयोग होगा वह होगा आवर्धन। किससे? आवर्धन से संबंधित। और आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू होता है h'/h या -v/u देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, m का मान I/O के रूप में भी देखने को मिलेगा, और यह बराबर होता है -v/u के। अब यहाँ पे है क्या? जहां जहां h' या I यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और H और या O ये क्या है? बिंब की ऊंचाई। ठीक है जी। तो दो दो फार्मूले क्यों लिखे गए? दो दो फार्मूले इसलिए लिखे गए कि हम लोग एनसीईआरटी बुक का पैटर्न क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में जो फार्मूला दिया है वो दिया है m इक्वल टू h'/h इक्वल टू -v/u। लेकिन कुछ अदर बुकों में अगर देखा जाए तो h' के जगह पे I दिया है और h के जगह पे क्या दिया है? O। I मतलब इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया बिंब, और इमेज का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो ये हो गया I मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, O का मतलब क्या हो गया? बिंब की ऊंचाई। यहाँ से एक और फार्मूला जनरेट होकर आता है, थोड़ा उसको हम देखते हैं क्या होता है, वो देख लीजिए। तो यहाँ से जो फार्मूला जनरेट होता है कि चूंकि m बराबर है h'/h के, h'/h बराबर -v/u के, तो यहाँ से एक नया फार्मूला जनरेट होता है कि h'/h यह बराबर होता है -v/u। तो आप इतने फार्मूले को क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। और इतने फार्मूले को ध्यान में रखते हुए जब हम प्रश्नों करने जाएंगे तो प्रश्न आपको बड़ी सरलता से क्या होंगे? समझ में आएंगे। अब इन प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास कुछ चिन्ह परिपाटी होती है, जिन चिन्ह परिपाटियों के आधार पर इन प्रश्नों का क्या कहता है? हल ज्ञात किया जाता है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि चिन्ह परिपाटी एक्चुअल में है क्या। तो क्या बात कर रहे हैं हम? चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी जो है यह एक प्रकार का अगर कहा जाए तो यह परंपरा है। परंपरा का अर्थ ये होता है कि जैसे पूर्वज से चली आ रही है, उसी प्रकार से भौतिकी में चिन्ह परिपाटी भी एक भौतिकी की क्या है? परंपरा है, जैसे पहले से ही चला आ रहा है। कैसे? इसमें कहा जाता है कि जो बिंब होता है, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। हमेशा ध्यान रखना, वस्तु जो होगा वह सदैव दर्पण के कहाँ रखा जाएगा? सामने रखा जाएगा। और दर्पण के सामने का मतलब होता है बायां पक्ष, तो हमेशा बाएं पक्ष में रखा जाएगा। अब प्रतिबिंब दर्पण में आपके बाएं भी बन सकता है और दाएं भी बन सकता है। तो पहली कंडीशन इसमें दिया है कि हमेशा बिंब कहाँ रहेगा? तो दर्पण के सामने, मतलब बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव लेफ्ट से कहाँ को जाएगी? राइट की ओर जाएगी। यह हमारी परिपाटी का सबसे पहला नियम होता है। परिपाटी को समझने का पूरा पूरा फार्मूला जो हमारा लगता है वह वही है जो हम क्या किए हैं? कार्तीय तल में पढ़े हैं
निर्देशांक ज्यामिति के लिए। किसके लिए पढ़े? निर्देशांक ज्यामिति के लिए। अब आपको याद होगा कि यह है इसके अक्ष, यह हो गया एक्स अक्ष, यह हो गया एक्स डैश, यह हो गया वाई अक्ष और यह हो गया वाई डैश। जहां पे काटते हैं वह इसका क्या हो गया? मूल्य। ठीक। अब इससे इधर जाओगे तो सारे मान धनात्मक होते हैं, ये आप जानते हैं अच्छे से। इधर आओगे तो सारे मान ऋणात्मक हो जाएंगे, ऊपर जाओगे तो सारे मान धनात्मक होंगे और नीचे आओगे तो सारे मान क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। और कार्तीय तलों में आपने बात पढ़ी है कि जो भी मान आपको लेना होता है वो कहां से लेना होता है? मूल बिंदु से। ठीक है। सेम यही प्रक्रिया हमारी चिन्ह परिपाटियों में भी होती है। किसके लिए? दो प्रकार के दर्पण है, एक है अवतल और दूसरा है उत्तल। तो मैं थोड़ा दोनों का डायग्राम बेटा यहाँ बना रहा हूं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक दर्पण लिया ऐसे और एक दर्पण हमने ऐसे। ठीक है। अब इस दर्पण में कलई जो लगी है कहाँ लगी है? बाहर। और इस दर्पण में जो कलई लगी है वो कहाँ लगी है? अंदर। अब जो यह इसका परावर्तक पृष्ठ होता है वह किसी गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र जो होता है हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, या इसका कहीं ध्रुव होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसलिए इस प्रकार से एक रेखा ले लिया और मैंने कहा कि मान लीजिए कि यह इसका ध्रुव है, ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं और यहाँ कहीं वक्रता केंद्र है C। उसी प्रकार से इसमें यह इसका ध्रुव है और इसका देखिए जो परावर्तक पृष्ठ है उसका गोला कहाँ बनेगा? इधर। तो उसका केंद्र कहाँ आएगा? वक्रता केंद्र कहाँ आएगा? तो वह इधर। ठीक। अब P और C के एकदम मध्य में क्या पाया जाता है? फोकस, मुख्य फोकस पाया जाता है F। तो यहाँ भी मुख्य फोकस कहाँ पाया जाएगा? F यहाँ। ठीक है। अब दर्पणों में यह तय है कि बिंब जो रखी जाएगी सदैव दर्पण के सामने रखी जाएगी। तो यह हमारा क्या है? बिंब। हमने कह दिया कि ए बी क्या है? बिंब है। चाहे तो आप लिख सकते हैं माना ए बी बिंब है। ठीक। मतलब बस अब ए बी का प्रतिबिंब, अच्छा ए बी अगर बिंब है तो ध्रुव से बिंब की बीच की दूरी, तो ध्रुव से बिंब की बीच की दूरी को हम कहते हैं यू। क्या कहते हैं? यू। यह मानते हैं। तो हमने कहा कि यू ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी। ठीक है जी, ऐसा आ गया हमारा। अब आगे, अब मान लो कहीं प्रतिबिंब बना, हमने कहा कि यहाँ प्रतिबिंब कहीं बन गया यहाँ पे, इसका नाम हमने ले लिया ए डैश बी डैश। ठीक। तो ए डैश बी डैश यह क्या है? यह ए डैश बी डैश जो हमारा है वह है प्रतिबिंब। यह क्या है? प्रतिबिंब। ठीक। अब प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी होती है, यह जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं भी। क्या कहते हैं? भी। तो भी क्या है? तो भी हो गई ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है जी। अब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एफ। हमने कहा एफ जो है वह मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है जी। अब जो बिंब है उसकी ऊंचाई मान लो हमने मान लिया h, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मान लिया? h डैश। तो आप यहाँ कह सकते हो कि h बिंब की ऊंचाई और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके लिए आपने 6 परिस्थितियां पढ़ी होगी। 6 परिस्थितियों में से 5 परिस्थितियों में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के कहाँ बनता है? सामने बनता है। क्लियर जी। एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। तो 5 में तो आगे ही बनता है, एक कहाँ बनता है? पीछे। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यह मैनेजमेंट हुआ किसका?
अवतल दर्पण का। अब बात करते हैं उत्तल का। तो उत्तल में दो परिस्थितियां पढ़ते हैं, और हमने मान लिया कि माना ए बी जो हमारा है यह क्या है, बिंब है, जिसकी ध्रुव से दूरी u है और इसकी ऊंचाई कितनी है, h। अब यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा बनता है, ऊपर कहीं बनता है। मान लो हमने कहीं कहा यहाँ कहीं बना प्रतिबिंब, जिसका नाम ले लिया हमने a डैश b डैश, और इसकी ऊंचाई ले लिया h डैश, और ध्रुव से इसकी दूरी ले लिया कितना, v के बराबर, और ध्रुव से ही फोकस दूरी हमारा कितना है, f के बराबर। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ बातें आप समझिए जो आपको समझाना है मुझको। पहली बात हम करते हैं, कौन सा दर्पण है यह, अवतल दर्पण। कौन कौन सा की पॉइंट आ रहा है अवतल दर्पण में, तो पहला आ रहा है आपका u, दूसरा आ रहा है v, तीसरा आ रहा है f, चौथा इसमें क्या आ रहा है, चौथा आ रहा है h, पांचवा क्या आ रहा है इसमें h डैश, छठा क्या आता है r, इतने आते हैं। अब थोड़ा देखिए u क्या का मान क्या होगा, तो आप कार्तीय तल प्रयोग करिए। कार्तीय तल में जो यह मुख्य अक्ष होता है यह होता है एक्स एक्स डैश अक्ष, और इस पे एक अगर आप रचना करें, लंबवत रेखा की रचना करें, तो यह क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश। अब देखो ध्रुव से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में हो तो वो मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जैसे इधर का मान क्या होता है, ऋणात्मक, और ध्रुव से इधर की तरफ जाओगे राइट हैंड साइड में तो सारे मान क्या हो जाएंगे, धनात्मक। इसका मतलब है कि P से A के बीच की जो दूरी U है इसका मान हो जाएगा ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि यह मुख्य अक्ष पे है। दूसरा, P से A डैश का जो मान V है उसका भी मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। P से F का बीच की जो दूरी है F, इसका भी मान हो जाएगा ऋणात्मक। अब देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर है हमारा क्या, ए बी, जिसका मान है h, h का मान क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो तो ऊपर y की तरफ जाते हो तो क्या होता है, धनात्मक, तो ये तो हो गया धनात्मक। ठीक है जी। उसी प्रकार से h डैश, तो h डैश का मान मुख्य अक्ष के कहाँ आ रहा है, नीचे, या नीचे है ना, तो यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और r, तब p से c के बीच की दूरी r होती है, तो p के एकदम मुख्य अक्ष पे ही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मान क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में केवल एक परिस्थिति है, और वो परिस्थिति क्या है, बिंब की ऊंचाई वह धनात्मक। उसके बाद से सारी परिस्थितियों में सारे टर्म क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अगर छठवें परिस्थिति को छोड़ दें तो छठवें में बस पीछे आएगा, पीछे आएगा तो मान आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, जो ऋणात्मक हो वो क्या होंगे, अधिकांश धनात्मक हो जाएंगे, यही होगा और कुछ होगा, अधिकांश तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। दो ही चीज होंगे, एक तो होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और एक होगा प्रतिबिंब की दूरी, बस। उसके बाद सब के सब ऋणात्मक जैसे हैं वैसे ही रहे। ठीक है जी, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब यही काम हम उत्तल के लिए करें, u का मान, तो u तो आ गया बेटा, तो u का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। v का मान, v कहाँ है, पीछे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। f, f भी पीछे है तो धनात्मक। h ऊपर है तो ये धनात्मक। h डैश भी ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। इतने धनात्मक हो गए। r क्या होगा, तो r पीछे है तो यह भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। इतने मान इसमें क्या हो जाते हैं, धनात्मक। समझ में आ गई चिन्ह परिपाटी। तो अब हम जो प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों में इन चिन्ह परिपाटियों का प्रचुर मात्रा में से क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये सारे चिन्ह परिपाटी प्लस यहाँ से हमारा गोली दर्पण से संबंधित सूत्र, इनका प्रयोग करके और आगे दिए गए आंतरिक प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। अब ये प्रश्न हम कहाँ से ले रहे हैं थोड़ा ये समझिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, अध्याय को पढ़ते हैं, तो बीच बीच में कुछ पेजों पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर सबसे लास्ट में अभ्यास का प्रश्न दिए गए हैं। तो इस दर्पण से संबंधित जो प्रश्न आंकिक रूप में, न्यूमेरिकल रूप में बीच बीच पेज में है, हम पेज वाइज करके उन प्रश्नों को लिख के उनका हल बता देते हैं। फिर अभ्यास का प्रश्न में जो जो इससे संबंधित प्रश्न है उसका भी क्या करेंगे, हल बताएंगे। प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको कराएंगे यहाँ पे, जो बार बार एग्जाम में क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका सबसे पहले पहला प्रश्न किस प्रकार के आ रहा है। तो इसके चिन्ह परिपाटी तथा सूत्र समझने के बाद अब हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। ये प्रश्न जो हम ले रहे हैं बेटा, ये हम ले रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जो गवर्नमेंट का एनसीईआरटी बुक है उसके आधार पर। एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी का जो सिलेबस है वह 30% रिड्यूसेज है, मतलब केवल 70% ही आप पढ़ रहे हैं। पिछले आने वाले 1-2 वर्ष के पहले जो आपका सिलेबस था
उसका केवल आप 70% पढ़ रहे हैं, 30% इसमें से कट गया। तो पहले यह चैप्टर 10वां चैप्टर हुआ करता था, अब कौवा है 9वां। तो याद रखिए, सिलेबस भी कटे हैं, कुछ बिंदुएं भी कटी हुई हैं। तो उस आधार पे अगर किसी के पास पुराना बुक होगा तो पेज में अंतर आ सकता है। ठीक है, प्रश्न तो वही है ना कि पेज में क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। कौन सी त्रिज्या भाई? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यह आपका एनसीईआरटी के पेज 157 157 नंबर पे दिया गया। ठीक है जी, तो उस पेज पे यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न का हल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका हल देखिएगा बेटा, बहुत आसान है। एक की पॉइंट समझ लो, कभी भी भौतिक विज्ञान का कोई भी प्रश्न किसी भी अध्याय का अगर करने जाओ तो सबसे मुख्य कार्य जो होता है वह याद रखना, क्या दिया है, जो दिया है पहले वो लिखो, और फिर लिखो कि क्या पूछा गया है। दोनों बात आप लिख लो, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें करना क्या है। जैसे यहाँ देखो, आपको दिया है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आप लिखिए वक्रता त्रिज्या। आपको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो यह दिया 20 सेंटीमीटर के बराबर। क्या पूछा गया सर आपसे? फोकस दूरी। क्या पूछा गया आपसे? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? एफ से, मतलब एफ इक्वल टू हाउ मच। अब कितना आसान है भाई, आपने फार्मूला पढ़ा है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या का भी पढ़ा है और गोली दर्पण की फोकस दूरी का भी पढ़ा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हमें फोकस दूरी लगाना था, फोकस दूरी वाले फार्मूला लगा दी, चूंकि गोली दर्पण की फोकस दूरी, और गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होता है एफ, एफ बराबर होता है r/2। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। अब यहाँ से मान उठा के रख दीजिए, आर का मान कितना है? आर है 20/2, 2 एकम 2, 2 दाम में 20। तो देयरफॉर एफ का मान निकल के आ गया 10, और आर सेंटीमीटर में, तो एफ भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। लीजिए फोकस दूरी निकल के आ गया। तो क्या लिखोगे एक लाइन में? अर्थात अर्थात 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोली दर्पण का, गोली दर्पण का फोकस दूरी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। बस, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? देखिए कितना शानदार है, कितना सिंपल प्रश्न है। तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोली दर्पण का फोकस दूरी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मजा आया? तो चले इसे नोट करें, साथ में एक लाइक जरूर दबाएं यार। ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है जरूर बताइए, लाइक से जरूर बताइए। साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालेंगे कैसा आपको महसूस हो रहा है। साथ में इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चल सके कि हाँ भाई क्लास साइंस का स्टार्ट हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे। तो चलें फटाफट नोट करो और फिर बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए, छोटा सा प्रश्न देखने के बाद अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। और यहाँ पे बात करें उदाहरण नंबर 9.1 का, जो पेज नंबर 158 पे दिया हुआ है। क्या कहता है, ध्यान सुनना। कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण है, कि वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर दिया हुआ है। एक काम करो, पहले एक उत्तल दर्पण की रचना करो। कुछ इस प्रकार से उत्तल दर्पण बनेगा हमारा, इधर पूरा कलई लगा होगा, और यह इसकी क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष होगा, जो इसके ध्रुव पी से होकर गुजरेगा। इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होती है? तो वक्रता त्रिज्या इसके इधर होती है। तो यहाँ मान लीजिए बिंदु सी है, तो पी से सी के बीच की दूरी दिया हुआ कितना? यह दिया 3.0 मीटर, या इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक, अब कह रहा है यदि एक बस इस दर्पण से पीछे, अब जहाँ दर्पण है उसके पीछे एक बस रखा गया, मतलब इस सामने, तो यहाँ वह बस है, तो हमने कह दिया यह बीम है। मान लीजिए बस है हमारा ए बी,
जो दर्पण से पीछे कितने दूरी पे है, 5 मीटर की। तो ए से लेकर पी तक की जो दूरी होगी वह आपका होगा 5 मीटर। ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, आपको बताने का प्रतिबिंब किधर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब छोटा होगा कि बड़ा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, और साइज भी बताना है। तो साइज में तो वही आ गया, छोटा या बड़ा। और आपको वास्तविक और साथ में क्या बताना है, आभासी बताना है। तो चलिए इस चीज को करेंगे, कैसा होगा देखिएगा ध्यान से। बहुत सारी चीजें तो यहीं से क्लियर होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब सीधा होता है और कैसा होता है, आभासी होता है। और दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे। और बिंब से क्या होता है, छोटा होता है। ये हमेशा याद रखना। तो 3 बात तो यहाँ पे पहले क्लियर है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। बाद में इसका हम प्रयोग करेंगे। अब सच में कितना छोटा होता है वो तो निकालेंगे, लेकिन फिलहाल 2 चीजें क्लियर है। एक तो सीधा बनेगा और एक कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो चलिए अब इसको हल कैसे हम करें, इसका हल कैसे ज्ञात करें। तो वही टर्मिनोलॉजी यूज करिए जो अभी मैंने बताया, कि जो दिया वो लिखिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में पीछे की दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या दिया बेटा, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को आप किससे लिखते हो, आप लिखते हो आर से, और आर का मान दिया है 3.00 मीटर के बराबर, पहली बात। दूसरा दूसरा जो हमारा दिया है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो यह क्या कहलाता है, बिंब है ना। तो बिंब की दूरी क्या कहलाएगी, यू क्या कहलाएगा, आप लिखेंगे बस की दूरी। अब बस हमारे लिए क्या है, बिंब है, तो बिंब की दूरी यू, यू दिया है 5.00 मीटर। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बस का प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसे हम किससे लिखेंगे, भी से। तो आपको निकालना है भी। क्लियर। साथ में क्या बताना है, साथ में स्थिति हो गई आपकी प्रकृति, इसका प्रकृति बताना है। प्रकृति जब बताने जाओगे तो आपको बताना है कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तब प्रकृति बताना है। दूसरा साइज, साइज बताने के लिए आपको आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आवर्धन, तो एम का मान। इतनी बातें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। अब कैसे बताएंगे बेटा, तो देखिए अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या कोई फार्मूला है इसको लगाने के, तो पहले इन तीनों में टाई अप करो। यू भी एफ होता तो काम चलता है, दर्पण सूत्र लगता है। यहाँ तो एफ है ही नहीं है, क्या है, आर है। तो एक काम करो, सबसे पहले एफ निकालने की कोशिश करो। तो आप लिखेंगे चूंकि चूंकि फोकस दूरी एफ इक्वल टू होता है R/2। क्लियर। अब यह प्रयोग करने से पहले आपको यहाँ पे चिन्ह परिपाटी क्या करनी है, लगानी है। और चिन्ह परिपाटी कैसे लगेगा ध्यान है, जो अभी समझाया था उसी का आधार पर लगेगा। आपकी वक्रता त्रिज्या आर ध्रुव से कहाँ है, पीछे है। तो इधर तो सारे मान धनात्मक होते हैं, मतलब यह होगा प्लस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस की दूरी, बस की दूरी ध्रुव का कहाँ है, सामने, इसलिए सामने जो मान होगा वो होगा ऋणात्मक, तो यह हो गया माइनस। क्लियर है। अब तय हुआ कि भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे पीछे ना। तो पीछे बनेगा तो वो किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। क्लियर। एक तो बात है। अब मान आप उठा कर रखो, आर है प्लस में, तो हमारा आ गया 3.00/2। 00 लिखो या ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1.5 या 1.5। तो हमारा एफ का मान आ गया 1.5 मीटर है, तो मीटर, इतना आ गया पहली बार। ठीक। अब यहाँ एक चीज ध्यान से सुनिए सब लोग, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा समझना सब। जब कभी भी आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो पहला काम तो चिन्ह परिपाटी। दूसरा, क्या सबके मात्रक एक जैसे हैं कि नहीं। अगर सबके मात्रक एसआई में होंगे तब तो बढ़िया है, नहीं एसआई में होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआई में परिवर्तित करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमने यहाँ एफ का मान निकाले। अब जैसे ही एफ आया, अब आप क्या लगा सकते हो, अब आप लिख सकते हो दर्पण सूत्र से। यहाँ लिखिए दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र कहता है 1/v +1/u = 1/f। यही दर्पण सूत्र होता है।
अब जो जो मान आपको पता है सब उठा के आप रख दीजिए। तो यहाँ देखिए 1/v, भाई v तो आपको निकालना है, तो ऐसे ही रखिए। 1/u, u का मान कितना है -5। 1/f, f का मान कितना है 1.5। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा, ध्यान से समझिएगा। जब प्लस माइनस का गुणा आपस में होता है तो मान किस में आता है, माइनस में आता है। ठीक, तो हम प्लस माइनस का यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 1/v प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस 1/5 इजकल टू 1। अच्छा, 1.5 को 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं क्या, 15/10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। 15 में 10 से भाग दोगे, आंसर कितना आएगा, 1.5 ही आएगा। क्लियर है, तो हम इसको लिख रहे हैं 15/10। ठीक, 15/10 लिख सकते हैं या 3/2 लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको लेके जाते हैं उधर, माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे। तो जब माइनस का ट्रांसफर होता है तो यह किस में बदलता है, प्लस में। तो 1/v इजकल टू, अच्छा ये बटे का बटा है, कैसे याद ये देखना, 1/a/b, अगर ऐसा हो तो ये पलटेगा और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b/a, ऐसा हो जाएगा। तो वैसे इसको पलटिए, तो यह हो गया, पलटेगा तो यह हो जाएगा 10/15, और ये -1/5 इधर आएगा तो +1 क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो यह हो गया हमारा +1/5। अब देखिए, अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे काम क्या करना है भाई, तो काम ये करना है कि इनको जोड़ना है। अब कैसे जुड़ेंगे, तो यहाँ दो तरीके हैं जोड़ने का। अगर एक टेबल में आ रहे हैं, जैसे 5 का टेबल में 15 भी आएगा, तो एक टेबल में आएंगे तो इस दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो आपका मान हो जाएगा, या सब भूल जाओ, आप 15 और 5 का एलसीएम लो, तो 15 5 का एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा। कैसे एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 5 का एलसीएम, सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे, तो 5 3 15 और 5 एकम 5, अब 3 से तो 3 एकम 3, तो 5 गुणे 3 कितना आ गया 15, तो एलसीएम कितना आएगा 15। तो 1/v इक्वल टू आ गया, नीचे आ गया 15। अब 15 से 15 में भाग दो, तो 15 से 15 में भाग दोगे 1, और 1 का गुणा 10 में करोगे तो 10 से कम 10, तो ऊपर आ गया 10, प्लस 5 से भाग दो 15 में, तो 5 3 15 3, और 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3। अब कितना आएगा सर, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13, और 13/15 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब ऐसा कभी आए a/b बराबर है c/d के, अगर ऐसा आता है तो हम इसे आसानी से पलट सकते हैं, या हाँ पलट सकते हैं। तो ये आ गया 1/v इक्वल टू 13/15। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, 15 का गुणा इसमें 1 में करो और 13 का गुणा b में, या दूसरी भाषा में इसको पलट दो। अगर एक ही पद इधर भी है, एक ही पद इधर है, तो पलट देंगे तो ऊपर भी जाएगा तो 15 भी ऊपर चला जाएगा। अब भी का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 15/13, इतना आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब 13 से 15 में क्या करिए, कहीं भाग दे लीजिए, आप भाग दे के देख लीजिए, 15 में हम भाग देंगे 13 से, एक बार जाएगा 13 आ गया, क्या बचेगा 2, 10 में लगेगा 20, 13 कम 13 कितना आ गया 7 70, और 13 पचे 65, तो लगभग इतना ही रन दीजिए। तो यहाँ से भी का मान निकल के आ गया आपका, भी इक्वल टू हमारा निकल के आया कितना, तो यह आ गया आपका 1.15। और देखिए सब मीटर में है तो यह भी मीटर में आएगा, और यह मान कैसा होगा, लगभग मान। कैसा मान होगा बेटा, लगभग। इसका मतलब हुआ कि जो हमने प्रतिबिंब की दूरी निकाली, वह प्रतिबिंब की दूरी लगभग लगभग 1.15 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। क्लियर है, तो ये आपका मान किसका निकल के आ गया, भी का। अब हम क्या निकालना चाहते हैं भाई, भी का मान कैसा है, धनात्मक, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। अब हम बात करते हैं इसके साइज के लिए, किसकी बात कर रहे हैं, साइज के लिए, तो लिखेंगे साइज के लिए,
और साइज के लिए हम आवर्धन ले रहे हैं। साइज के लिए आवर्धन m बराबर होगा h डैश अपान h या माइनस v बाई यू। अब यहाँ पे एक बात याद रखना हमेशा, क्या याद रखने वाली बात है, h और h डैश के बीच में तो कोई संबंध दिया ही नहीं है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं m का मान माइनस v बाई यू के बराबर। ठीक, अरे m इसके भी बराबर है तो m इसके भी तो बराबर है, m को चाहे इसके बराबर लिखो चाहे उसके बराबर लिखो, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। अब हम मान रखिए यहाँ से भी का मान ये वाला रखना, दशमलव वाला मत रखना, ये वाला 15/13, तो माइनस 15/13 और u का मान आपने निकाला -5। और माइनस माइनस का गुणा, जब माइनस में माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, तो ये अभी माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ बन गया 15/13 नीचे आएगा और गुणे 5, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ से m का मान निकल के आएगा आपका कितना, 3 ऊपर बचा 13 नीचे, तो 3/13 के बराबर, इतना आ गया, प्लस में आ गया। अब इसको अगर भाग दोगे 3 में 13 से, 3 में किससे भाग दे रहे हैं हम, 13 से भाग दे रहे हैं, भाग तो जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगेगा, 30 हो गया, 13 दूना 26, कितना बचा 4, 40 और 13 तिहाई 39, तो लगभग लगभग m का मान निकल के आ गया 0.23। और यह आवर्धन है, तो आवर्धन मात्रकहीन राशि होती है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो यह लगभग लगभग इतने के बराबर आएगा। ठीक है जी, इतना आएगा। अब इसका क्या अर्थ हुआ बेटा, यह तो 1 से छोटा है, 0.23 लगभग 23 पैसे के बराबर है, एक क्या 1 रुपये के बराबर होते हैं, 23 पैसे के बराबर होते हैं, बहुत छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए m का मान धनात्मक आया, लेकिन बनेगा प्रतिबिंब कैसा, सीधा, साथ में आपका कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः अतः हमारा बिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे, तो आप लिखेंगे अतः जो पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज बताइए, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बिंब से 0.23 गुना छोटा छोटा सीधा तथा छोटा सीधा तथा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, तो चलिए इसे आप नोट करें। अगर कोई इशू हो समझने में तो आप जरूर बताएं कि सर ये समस्या है, ये मैंने आपको कोई चीज़ सिखाया है, तो आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं था। इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो आपने कहा सर कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो r 3 मीटर के बराबर है, u आपका 5 मीटर के बराबर है, ये निकालना है, प्रकृति बतानी है और साइज बतानी है। आपने क्या किया, u निकालने के लिए दर्पण v निकालने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग किया, v का मान आ गया लगभग 3.15 मीटर के बराबर, साथ में साइज बताने के लिए आवर्धन का प्रयोग किया, और आवर्धन बताने से आपका आवर्धन का मान लगभग लगभग में आया कितना, 0.23 आवर्धन का मान आ गया यहाँ पे। अब इस आधार पे यही तो हम जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या हमको चाहिए, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बिंब से 0.23 गुना लगभग छोटा सीधा तथा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्लियर है, डायग्राम बस आप थोड़ा बहुत समझने के लिए बनाते हैं, बिना जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक ये बात सत्य है कि इसका प्रश्न भी क्या हल ज्ञात करना भी आपको क्या होगा, मुश्किल होगा, कठिनाई होगी। तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, साथ में प्रॉपर तरीके से करिएगा, आपके आंसर क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। तो चलो समझ लो, थोड़ा नोट करो, फिर बढ़ते हैं उदाहरण 9.2 की तरफ। तो उदाहरण 9.1 करने के बाद अब हम बात करते हैं 9.2 की, और 9.2 जो हमारा है यह है आपका पेज नंबर 159 पर, ध्यान समझिएगा, पेज 159 पर। ठीक है जी, तो चले आराम करते हैं, क्या कहता है, देखिए इसका सॉल्यूशन।
पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज की बीम, अब की बार बीम का साइज दिया हुआ है, किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, अब की बार दर्पण कौन सा बेटा, अवतल है, अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब क्या हो, प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा क्या करिए, साइज क्या। फटाफट एक डायग्राम बनाते हैं। दर्पण कौन सा, आपकी बार अवतल, तो अवतल का कुछ ऐसा साइज होता है, आप जानते हैं। यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। बीम यहाँ कहीं रखा हुआ है, बीम की ऊंचाई इसने कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। हमने कहा कि ये भी बीम है। अब कह रहा है कि फोकस दूरी, कहीं यहाँ इसका फोकस है, यह है 15 सेंटीमीटर का। 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बीम है, बीम की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, तो आप जानते हैं कि भाई इसमें स्पष्ट है कि इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, वो दर्पण कहाँ बनेगा, सामने ही बनेगा। तो मान लिया हमने कहा कि यहाँ कहीं पे आपका पर्दे को रखा जाए जहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन सके, तो ए डैश बी डैश इस पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पर्दा रहेगा उसी पे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी और पर्दे की दूरी क्या होगी, एक ही होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज क्या करें, यहाँ कीजिए, बहुत आसान है। आप जो दिया है वो लिखो। सबसे पहले बिंब का साइज, बिंब का साइज, बिंब को साइज को हम h से लिखते हैं, तो h बराबर दिया 4 सेंटीमीटर या 4.0 सेंटीमीटर, सॉरी। दूसरा, बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी दिया हुआ आपका f दिया हुआ है 15.0 सेंटीमीटर। तीसरा, 25 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा गया था, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, अब बिंब को u से लिखते हैं, तो u दिया कितना, 25.0 सेंटीमीटर। दर्पण से कितने दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, तो आप लिखे पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी वही होगी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, भी, यह आपको ज्ञात करना है। प्रकृति बताना है, यह आपको ज्ञात करना है। फिर क्या बताना है, साइज बताना है। किसका साइज, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज मतलब h डैश आपको बताना है। इतनी बातें आपको बतानी है, ठीक है जी। अब कैसे ही निकलेगा, तो इसके लिए बड़ा सरल है। आप चलिए यहाँ से हम आरंभ करते हैं। और सर्वप्रथम लिखते हैं कि चूंकि दर्पण सूत्र, अब दर्पण सूत्र लगाने से पहले कुछ चीजें चेक कर लो, क्या सबका मात्रक आपका एक जैसा है, तो सेंटीमीटर में, ठीक है जी। दूसरा, क्या आपने चिन्ह परिपाटी का यहाँ परिपालन किया है, नहीं किया तो पहले चिन्ह परिपाटी का परिपालन कीजिए। h साइज, बिंब कहाँ होगा, इस मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ऊपर का मान धनात्मक होता है, ये तो प्लस रहेगा, ठीक है। फोकस कहाँ होता है, तो दर्पण के सामने, तो इधर रखा आया मान क्या होगा, माइनस में। बिंब की दूरी भी किस में हो जाएगी, माइनस में। क्यों भाई, क्योंकि दर्पण का कहाँ है, सामने। हमने बताया तो कि इस मुख्य अक्ष पे दर्पण के सामने अगर कोई भी बिंदु आएगा तो उस बिंदु की जो संख्यात्मक मान का चिन्ह होगा वो सदैव ऋणात्मक होगा। तो अभी हमने आपको वहां समझाया था, जब चिन्ह परिपाटी समझा रहे थे, तो अवतल दर्पण में आपको दिखाया था कि क्या प्लस होता है और क्या माइनस होता है। तो इसमें एफ भी माइनस होता है और यू भी क्या होता है, माइनस। और मजे की बात है कि भी माइनस आएगा, देखिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं और लगाते हैं दर्पण सूत्र एफ यू और भी के बीच में। तो 1/v, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या हो गया भाई, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब मान रखो, v निकालना है, इसका तो मान आपको पता ही नहीं है। u का मान -25 और f का मान 1/-15, ठीक है जी। अभी आपको कुछ देर पहले समझाया कि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, माइनस। तो यह आ गया आपका 1/v माइनस 1/25 बराबर -1/15, ठीक। अब इसको उधर ट्रांसफर करो, तो -1/25 को उधर भेजोगे तो प्लस 1/25 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/25 और -1/15,
15। ठीक है, अरे ये तो माइनस में है और ये प्लस में हो गया, इसको मैंने उधर क्या पहले लिख दिया 1/25 माइनस 1/15। अब क्या करिए आप, इनको घटाइए। तो घटाना तब संभव हो पाएगा जब हर समान होता है, यहाँ तो हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए 25 और 15 का एलसीएम लीजिए ऐसा, क्योंकि यह एक टेबल में नहीं है। तो सबसे पहले 5 से, तो 55 25 अब 5 3 15, फिर 5 से, 5 से कम 5 3 वैसे ही रह जाएगा, फिर 3 से 1। अब इधर वाले का गुणा कर लो, तो 5 गुणे 5 गुणे 3, तो 50 25 25 से कितना आएगा 75, तो एलसीएम आ गया 75। तो दोनों का जगह पे नीचे हम लिख देंगे 75। अब 25 से 75 में भाग दो, तो 25 3 75 होता है, और 3 जो आया उसका 1 में गुणा करो, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ। 15 से 75 में भाग दोगे तो क्या आएगा बेटा, 15 से 75 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इतना आ गया। अब देखिए, अब घटाइए, तो 1/v, 3 में से 5 जाएगा, ये तो घटेगा ही नहीं हो, क्योंकि छोटे में से बड़ा कैसे घटे, लेकिन तो भी आप बड़े में से छोटे घटाओगे, तो 3 में से 5 जाएगा 2, लेकिन 5 का चिन्ह माइनस है तो आगे लग जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा 75, इतना आ गया। अब आपको भी का मान चाहिए, तो अब क्या करना होगा, बहुत आसान है, 1/v इधर है और माइनस 2/75 उधर, पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो भी ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो भी में 1 से भाग देंगे भी आएगा, और यहाँ 75/-2, 75/-2। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप जानते हैं कि 35 दूना 70 होता है, 35 दूना 70 होगा, 37 दूना 74 होगा, और 37.5 दूना कितना होगा 75 होगा। या तो ऐसे समझो, या 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 15, 2 सतह 14 1 दशमलव और 2 पचे 10, तो 37.5। चूंकि माइनस है तो भी का मान आ गया माइनस 37.5, सब सेंटीमीटर में है तो यह भी सेंटीमीटर। ठीक, हमारा ये आ गया किसकी दूरी, तो ये आ गया पर्दे की दूरी, तो आप लिखेंगे अतः, अच्छा माइनस में तो कहाँ रखा जाएगा आगे ना, तो आप लिखोगे अतः, अतः दर्पण से, दर्पण से ठीक 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को ठीक सामने लिखिएगा, सॉरी ठीक सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को रखने से स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है जी, तो प्रतिबिंब तो आपको मिल गया, तो दर्पण के ठीक सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर पर्दे को लगाया जाए तो वहां पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात, अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की साइज बताइए, साइज कैसा होगा सर, तो चलिए समझते हैं साइज की। हम लिखेंगे साइज के लिए, और साइज के लिए हम आवर्धन का प्रयोग करेंगे, आवर्धन m इजकल टू h डैश अपान h इजकल टू माइनस v बाई यू। अब m का तो मान पता नहीं है, तो हम इन दोनों को साथ में लेंगे, क्या आएगा यहाँ से h डैश बाई h इजकल टू माइनस v बाई यू। अब मान उठा कर रखिए जो जो आपको पता, h डैश प्रतिबिंब की साइज निकालनी है, तो बता h डैश प्रतिबिंब साइज है, पता नहीं है आपको सर, h पता हो कितना 4, माइनस v कहाँ है भाई, अभी आपने निकाला है, v का मान कहाँ यहाँ पे, तो माइनस 37.5, यह भी माइनस में है, और यह माइनस तो पहले से ही है, बटा में आपका u कितना है -25। ठीक, पहले बात कि इस माइनस से यह माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 4 को उधर लेके जाइए, तो h डैश बराबर होगा 37.5 गुणे 4/25, इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब देखो 5 से काटो, 50 25 और इसे काटिए, कितना आएगा 5 सत्ते 35, 7 आएगा, 2 बचेगा और 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, तो आ गया 17, सॉरी 1.7, 17 नहीं 1.7, तो h डैश का मान आ गया 1.7 × 4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा
7 चौको 28 के 8 2 और 4 एकम 4 4 2 6 तो 6.8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है जी, कितना आ गया? 6.8 सेंटीमीटर के बराबर। अब हाँ देखिए, इसमें एक चीज और बोल रहे हैं, आगे माइनस है ना तो यहाँ माइनस लगेगा, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? सॉरी, यहाँ भी आगे माइनस आपका लगेगा, तो यह माइनस में आज 6.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मुख्य अक्ष से कहाँ बनेगा? नीचे। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने। अच्छा, आई 6.8 सेंटीमीटर है, अब बिंब कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो बिंब से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। सामने बनता है तो इसमें यह बनता है वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, तो आप लिखेंगे अर्थात अर्थात प्रतिबिंब प्रतिबिंब का साइज 6.8 सेंटीमीटर होगा और यह वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा क्या बनेगा? उल्टा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ में अगर कोई नया बच्चा आया हुआ है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पुराने जो भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं यार, इसके लिंक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बेटा, तो उनको भी ये बात पता चले कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। साथ में अपने मित्रों को जरूर इस चैनल से जोड़िए। जितना अधिक मित्रों को जोड़ेंगे उतना ही क्या है? अच्छा। टेलीग्राम चैनल से जोड़ना ना भूलें। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का पेज का लिंक मिल जाएगा, साथ में आपका इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मिल जाएगा। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जरूर जाके चैनल को, अपने ऑफिशियल चैनल को फॉलो कर लीजिए। साथ में इंस्टाग्राम से जाके क्या हो जाइए? फॉलो करिए, और आप टेलीग्राम से जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है बच्चे, तो चले नोट करें। इसके बाद से एक प्रश्न और है किताब के अंदर का, अध्याय के अंदर का, वो पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो उदाहरण 9.2 करने के बाद अब एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न आपका पेज नंबर 160 पे उपस्थित है, उसको करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको किसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है? उत्तल दर्पण की, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर दिया। तो चलिए आरंभ करते हैं इसको। देखिए लिखेंगे कैसे। तो आप लिखोगे यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हो, और सॉल्यूशन में आप लिखोगे जो दिया है, क्या दिया है भाई? वक्रता त्रिज्या दिया, तो आप लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कैसा बेटा? उत्तल है, तो उत्तल में वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है? पीछे होती है, तो इसका मान तो धनात्मक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ना, तो आप लिखेंगे, आपको निकालना है फोकस दूरी एफ, ये आपको ज्ञात करना है। आप लिखेंगे चूंकि चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब देखिए उत्तल लिखो या अवतल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फोकस दूरी निकालने का फार्मूला है वो गोली दर्पणों के लिए है, तो गोली में तो दोनों आते हैं। तो यह हो गया हमारा एफ इजकल टू आर बाई 2। अब यहाँ से आर कितना है सर आपका? तो आर है 32 और नीचे आ गया 2, काटे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 16। तो देयरफॉर एफ का मान निकल के आ गया कितना? 16। या सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी किस में आएगा? सेंटीमीटर। ठीक, तो आपसे क्या पूछा गया? तो उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे अर्थात अर्थात 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी, यह है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का क्या कर सकते हैं? हल ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर आप शेयर करिए, साथ में अपने दोस्तों को इससे जरूर अटैच करिए। और आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक का प्रश्न रखेंगे। जस्ट इसका अगला जो आएगा, उस अगला में हम क्या करने वाले हैं कि जो अभ्यास के प्रश्न, इस अभ्यास के जो लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं किससे? गोली दर्पण से संबंधित,
उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और कुछ नए प्रश्नों का भी उसके साथ में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा। तो अगर आज के क्लास में आपको मजा आया, आनंद आया, तो आप इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, साथ में अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिए। और जुड़े रहने के लिए और ध्यान से पढ़ने के लिए और अपनी तैयारी करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।